प्रिया सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। जब मैं उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी मैं रिश्ते के लिए कोशिश भी शुरू कर दी। प्रिया के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी। मगर प्रिया की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई थी। पहली यह थी कि शादी का फंक्शन दोपहर 12 बजे को होगा। बाकी की शर्तों के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना जरूरी है। लेकिन मैं प्रिया के प्यार में इस कदर पागल था कि मैं उसकी शर्तों को इतना सीरियसली नहीं लिया था। मेरी शादी उसी लड़की से हो रही थी जिसे मैं चाहता था और मैं जानता था कि प्रिया से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। 15 मार्च के दिन हमारी शादी तय हो गई। प्रिया को पाने का एक अलग ही नशा था कि मैं आने वाले दिनों के बारे में सोच सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी होने के बाद रात को 8 बजे प्रिया विदा होकर मेरे घर आ गई थी। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मुंह दिखाई का कीमती तोहफा देने के बाद मैं उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि उसने कहा, पहले मेरी शर्त तो सुन ले। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे इसी वक्त तलाक दे दीजिए। अभी तो बस मैं उसका घूंघट उठाने ही जा रहा था कि उसने शर्त की बात रख दी। प्रिया के मुंह से पहली बार तलाक शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने मन ही मन सोचा। तब प्रिया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान है कि तुम रात को मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे, चाहे तुम्हें जितना भी मन करे, पर मैं रात को तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरी यह बात माननी जाएगी कि रात को तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही मैं रात को किसी से मिलूंगी और 9 बजते ही मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं पर रह सकते हो या बाहर भी घूम सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। प्रिया ने अपनी बात पूरी की तो मैंने उससे कहा, यह कैसी अजीब शर्त है? अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन प्रिया, बिना किसी वजह के मैं रात को तुम्हारा चांद सा मुखड़ा क्यों नहीं देख सकता? मैंने बहुत रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा यह प्रिया की अदाएं हैं, पर वह तो बिल्कुल सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। प्रिया की बातों से मेरे होशो हवास गायब हो गए थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिलना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहो तो दिन क्या, तुम कहो तो रात क्या, तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा। खैर, यह एक जज्बाती कदम था। शादी के पहले हफ्ते ही मुझे मालूम हो गया था कि उसकी शर्तों की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी घर से रात को बाहर जाना होता, डिनर करना होता या दोस्तों के साथ मिलना होता, प्रिया कभी भी मेरे साथ नहीं होती थी। धीरे धीरे यह बात सब में फैलने लगी कि मनोज की बीवी रात को घर से बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो यह प्रिया की शराफत समझी और कुछ लोग तो अजीबोगरीब किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। शादी को 1 हफ्ता ही बीता था कि प्रिया ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी थी। प्रिया ने हमारे कमरे की ट्यूबलाइट खराब कर दिया और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, प्रिया, यह कैसी हरकत है? तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन न कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। प्रिया की बातें सुनकर मेरा शक बढ़ता जा रहा था कि इसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था उस पर मैं अटल था। उस रात मैंने देखा प्रिया काफी बेचैन थी। वह बार बार कमरे से अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का माजरा क्या है। उस वक्त मैं कुछ नहीं कहा, पर जान गया कि प्रिया की बेचैनी की जरूर कुछ वजह है। हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती है और जैसे ही फोन आता है हल्की आवाज में बातें करने लगती है। हम दोनों में शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक दिन मैंने उसका फ़ोन चेक किया कि वह किससे बात करती है, तो पता चला कि वह मायके वाले से बात नहीं करती है।
वह जिससे बात करती है वह कोई आदमी है। प्रिया ने आखिरी बार फोन पर बात की थी तो कोई मर्दाना आवाज थी जिससे अंदाजा हो रहा था कि वह चोरी छिपे किसी गैर मर्द से बात करती है। तब से मेरे दिल का चैन लुट गया। बीवी खूबसूरत तो थी पर खूबसीरत नहीं थी। मैंने सोचा अब प्रिया से बात करने की वजह मैं मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्दी ही प्रिया के चेहरा रात में देखूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन काम से मैं जल्दी घर आ गया। उस दिन वह टहल रही थी। उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। मुझे घर पर आता देख हैरत से बोली, आप तो रात के 8 बजे आते हो, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से पूछा, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे जल्दी आने से तुम्हें हैरानी हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रिया ने बात को संभालते हुए कहा। ठीक उसी वक्त घर की बेल बजी। मैं शक की नज़र से प्रिया की ओर देखा। प्रिया का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो कि पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, लेकिन इंस्पेक्टर विनोद को अपने सामने खड़ा देख मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर विनोद मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, पर काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए 2 साल हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं जानता था वह अपने ही इलाके का इंस्पेक्टर है, पर काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूं अचानक विनोद को सामने देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई, मगर मैंने उसे जाहिर नहीं होने दी और उसने हैरत का इंतज़ार भी नहीं किया और फौरन ही मेरे गले लग गया। बोला, अरे कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इंस्पेक्टर का अंदाज काफ़ी नॉर्मल था और मैं उसे घर के अंदर ड्राइंग रूम में लेकर आया, पर मैं इस बात से हैरान था कि मैं उसे कभी भी घर पर नहीं लाया था। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने उससे जानने की कोशिश की तो उसने कहा, यार यह भी कोई बात होती है, हम पुलिस वालों को अपने इलाके में सारे लोगों का पता रहता है। विनोद की बातें सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैं प्रिया को विनोद का इंतजार करते हुए पाया था। जिस अंदाज से वह टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक से वह आदमी विनोद निकला तो मुझसे मिलने का बहाना किया। आखिर बात मुझे कुछ समझ में आ रही थी, पर मैं जानना चाहता था कि विनोद और प्रिया के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने प्रिया पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती वह मैं अपने दिल में ही रखता, प्रिया को किसी तरीके की शक का इल्म न होने देता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है तो मैं उसके साथ वह करूँगा जो उसने सोचा भी न था। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी करने की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार अपनी तरफ से सब कुछ ठीक कर लूँ। उस रात मुझे प्रिया का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि प्रिया मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विनोद वाली गुप्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे में लाइट बंद होता था तो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। प्रिया मेरे पास आई तो मैं उसकी बाजू थामा ताकि वह ऐन वक्त पर भाग न पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी की। उसके चेहरे की तरफ जैसे ही रोशनी की कि मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात भी ना हो रही थी। प्रिया, यह तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं नफ़रत से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है वह मैं दूर कर दूंगी। आपका दोस्त विनोद, मुझे पता है कि आपको शक है, मैं सब बताती हूँ, आप बैठे तो सही। प्रिया ने रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें कर रही थी कि मैं उसे धुतकार भी नहीं सका। बताओ प्रिया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और विनोद के साथ तुम्हारी क्या ताल्लुकात है? मैं बड़े आराम से उससे कह रहा था,
क्योंकि मैं सोच लिया था अगर यह औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, उसे वह दुख दूंगा जो वह सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब प्रिया ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा दिल गमज़दा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। मुझे नौकर नौकरानियों के रहम करम में छोड़कर खुद अपनी अपनी नौकरी और कामों में निकल जाते थे। जब मैं मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की गड्डी थमा देती थी, फिर शॉपिंग करवाने ले जाती थी। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मुझे तो प्यार की ज़रूरत थी, पर मेरी माँ कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उन रुपयों ने मेरे अंदर बहुत ही मायूसी पैदा कर दिए। पहले तो मैं अपने नौकर नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब एहसास हुआ कि वह सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं और मेरे जज्बातों की कदर नहीं करते, तो मैं उनसे भी बात करना छोड़ दिया। मेरी माँ मुझे कभी भी ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस में आने से पहले मुझे बता देना, मुझे हजारों काम होते हैं, मैं तुमसे बात न कर पाऊँगी। पापा भी हमेशा अपने काम में बिजी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी, सोचा मम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैं गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई। ऑफिस के दरवाजे के अंदर घुसते ही वहाँ का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया था। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, मगर मेरी मम्मी इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्मो हया को भी भूल चुकी थी। इस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई का पाठ पढ़ाती है और खुद उनका किरदार इस कदर भयानक होता है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत ही बदल गई। मैं नाइट क्लब जाने लगी। मैं ऐसे बनकर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला आता, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर बाहर रहती और मेरे मम्मी पापा को खबर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैं इस कदर नशा किए हुए थी कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत गंवा बैठती है, लेकिन मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ मैंने अपने बगल में देखा तो बिस्तर पर और कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा लग रहा था कि किसी धार्मिक इंसान का घर होगा। जब वह लड़का मेरे सामने आया तो मेरा विचार सही साबित हुआ और वह एक मूंछों वाला शरीफ नौजवान साबित हुआ। मुझे देखकर उसने अपनी नज़र झुका ली थी। कहा, कल रात मैं अपनी कुछ मजबूरी के कारण नाइट क्लब गया था, मुझे कुछ काम था वहाँ। मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए आपको अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया और उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद उसका जैसा हुलिया था जिससे अपनी माँ से हमेशा नफरत करती थी, और ऐसे ही नफरत मेरे दिल में उन मूंछ वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब यह बात देखी तो बोली, तुम उससे हमेशा के लिए पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती? वह बार बार तुम्हारे पीछे आता है और तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी के लड़के तुमसे डरना शुरू कर देंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो, कितना खतरनाक लगता है। मेरी सहेलियों की बातें सुनकर मैं उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। उस लड़के का नाम पिंटू था। हमेशा की तरह एक बार वह मेरा पीछा कर रहा था, तो मैंने कहा, तुम्हें शाम को बहादुरी दिखानी है और मेरी सहेलियों से मिलना है, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे अपने सामने ही दिखाई दिया। वह मेरी मोहब्बत को पाने के लिए वहां आया था। मैंने पुलिस को पहले से ही खबर दे रखी थी कि एक लड़का मुझे परेशान करता है। मैं तुरंत ही कॉल मिलाई और
पुलिस 2 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ी लगाई और पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इस कदर बेवकूफ निकलेगा। उसे थाना पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून मिला, मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने मैं पुलिस स्टेशन पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा फट सा गया। पुलिस ने मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर वह आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने आपका मामला भगवान पर छोड़ दिया है। तुम्हारी रातें कभी भी सुकून से न गुजरे। उसकी बददुआओं ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। पर मैंने उस वक्त कोई भी परेशानी महसूस नहीं की कि मैं अपनी सहेलियों के साथ करीब 9-10 बजे उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम रात भर जागते थे और दिन में सोते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मेरे चेहरे में जलन महसूस होने लगी। मुझे लगा गर्मी की वजह से यह सब हो रहा होगा, मगर वह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपने दानों से भरा सूरत देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सोचा कि सुबह के वक्त मैं डॉक्टर से मिलूंगी ताकि इस बीमारी से मुझे जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके। मैं डॉक्टर से दवा लेकर आ गई थी, जिससे मुझे उस वक्त राहत मिल चुकी थी। लेकिन अगली ही रात फिर से मेरा चेहरा दानों से भर गया और फिर सुबह हुई तो दाने फिर से ठीक हो गई। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। मेरी जान आफत में पड़ चुकी थी। उसके बाद से मैं 2-3 डॉक्टर बदल चुकी हूँ और ना जाने क्या क्या कर चुकी हूँ, पर यह दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि उस लड़के के बददुआ की वजह से यह सब हो रहा है। इसीलिए मैं उससे एक बार मिलना चाहती थी, उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। भगवान ही जाने कि इस वक्त वह किस हाल में होगा। प्रिया की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। वह इतनी तेज लड़की निकलेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शक्ल और सूरत से इतनी मासूम लग रही थी, पर उसकी उम्र भी 21-22 साल की होगी। फिर मुझे समझ आया कि मासूमियत का उम्र से कोई लेना देना नहीं। मेरी पत्नी की यह बात सुनकर मेरा दिल थम सा गया था। रही बात विनोद की, तो मेरी पत्नी ने बताया कि विनोद की मदद से वह पिंटू को ढूंढ रही है, मगर पिंटू का कुछ भी पता नहीं चला। विनोद ने भी मुझे आश्वस्त किया था, लेकिन इस बात के बाद मैं अपनी पत्नी पर दोबारा कभी एतबार नहीं कर पाया और मुझे उस पर शक होता था। और फिर मैं उसकी शक्ल रात को नहीं देख पाता तो अधूरापन महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, पर प्रिया की हालत देखकर मैं उसे इस हाल में छोड़ भी नहीं सकता था। उसे अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है और इस बेचारे का भी क्या कसूर। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे क्या फैसला लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।